कोमी जो कि याकुजास की लीडर है, उसके पेरेंट्स का सपना था कि वो बड़े होकर एक अच्छी टीचर बने और इसी सपने को पूरे करने के लिए वो शिडोकन हाई के बॉयज स्कूल में टीचर बन जाती है, जहाँ वहाँ के लड़के उसे हल्के में ले रहे होते। तो ये एनिमे मेरी फेवरेट लिस्ट में से एक है, जहाँ स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कोमी दिखाई देती है जो कि शिडोकन हाई की सबसे पहली फीमेल टीचर होने वाली है। इस स्कूल में एंटर करते ही वो प्रिंसिपल गंजे से मिलती है। वो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल गोरो के साथ होता है। वाइस प्रेसिडेंट गोरो प्रिंसिपल से पूछता है कि कहीं उसके बुढ़ापे में सटिया तो नहीं गए, क्या वो वाकई में इस स्कूल के अंदर फीमेल टीचर्स को रखना चाहता है, ये जानते हुए भी कि स्कूल टोक्यो के ब्लैकलिस्ट स्कूल्स में से एक है। और यहाँ दूसरी तरफ हम क्लास डी का सीन देखते हैं, जो कि क्लास कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा था। यहाँ हम उसी क्लास में बैठे हुए एक छोटे ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग बात कर रहे होते हैं नई टीचर के बारे में, जो कि हाल ही में आज से उनके स्कूल में पढ़ाने वाली है। वो सब इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा स्मार्ट और हॉट होगी। यहाँ वापस से प्रिंसिपल ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों फीमेल टीचर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अच्छे से ट्रैक सूट पहन लो, और इसके बाद वो बाकी टीचर्स के साथ भाग जाता है। यहाँ हम कुमी को देखते हैं, जो कि जब क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसकी वेलकम के लिए ऑलरेडी एक ट्रियो दरवाजे के सामने लेटा हुआ था कैमरे पकड़ के, और वो उसकी तस्वीरें ले रहे थे। यहाँ कुमी को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि कुमी उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अलग थी। वो ट्रियो उस जगह में बात करने लगते हैं कि हमने तो सोचा था कि वो चलती फिरती कोकेन होगी, लेकिन ये तो टिन का डब्बा है। और यहाँ उसके आते ही पूरी क्लास नेगेटिवली बिहेव करने लगती है और उसके एक भी बातों को नहीं सुनती। उस जगह में अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर कुमी उस जगह में अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे बैठा हुआ क्लास का लीडर जिसका नाम शिन होता है, उसके ऑर्डर पर वो सबके सब चुपचाप बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगह में। यहाँ कुमी जो कि उस जगह में नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है और एक नई टीचर की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। इसके बाद वो उन स्टूडेंट्स को पेपर्स देने लगती है, ये कहते हुए कि तुम गवारों को जो भी आता है इसमें लिख लो, लेकिन उस जगह में कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। अब जिस पर कि यूमी उस जगह पे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो बच्चे उसके तरफ कागज फेंकने लगते हैं, लेकिन उसी बीच उनमें से एक बच्चा उसकी तरफ कांच की बॉल फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूमी बड़ी आसानी से उसे कैच करके अपने आप को बचा लेती है, वो भी बिना पीछे मुड़े। उसकी ऐसे स्किल पर वो सबके सब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और 2 सेकंड्स के लिए पूरी क्लास शांत पड़ जाती है, इवन की क्लास के लीडर शिन की भी। लेकिन यूमी उस जगह में ये प्रिटेंड करने लगते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के से हो गया, जिसपे की पूरी क्लास उस जगह में हंसने लगती है, सिवाय शिन को छोड़कर, जिससे कि यूमी के ऊपर अब शक होने लगा था। स्कूल खत्म होने के बाद हम यूमी को देखते हैं, जो कि अपनी दोस्त फुजिया के साथ स्कूल से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिर उसका पहला दिन कैसे रहा। मैं तो बसते बसते बची, लेकिन मेरी क्लास के स्टूडेंट इतने भी ज्यादा बुरे नहीं थे। तभी अचानक से वाइस प्रेसिडेंट उस जगह से अपनी कार लेकर गुजर रहे होते हैं और उन दोनों लड़कियों से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि स्कूल के ग्राउंड में बातें करते करते नहीं जाते। वो वाइस प्रेसिडेंट उस जगह में तेजी से गाड़ी उड़ाते हुए चले जाता है, इवन की वो बॉम्ब को उड़ाने ही वाला था, जो कि असल में कोमी का डॉग है और वो स्कूल में उसे लेने आया था। तो दूसरी तरफ जो कोमी के क्लास के ट्रियो होते हैं, वो उस जगह में फुजिया को बाय कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कम से कम फुजिया कोमी से दिखने में तो अच्छी है। यहाँ शिन भी उस जगह में बैठा होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें कोमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मुझे मालूम है कि वो बंदी कुछ ना कुछ छुपा रही है। यहाँ कोमी जब घर पहुंचती है तो एडा क्लैन के याकुजा मेंबर्स उसका वेलकम करते हैं। याकुजा बोले तो 90s के टाइम पर जापान में गुंडों का ग्रुप हुआ करता था, जिनसे पहले के टाइम सबके सब लोग डरा करते थे। और हम देखते हैं कि कोमी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि उनकी एडा क्लैन की हायर है और उन लोगों की लीडर। याकुजा के वो मेंबर्स उस जगह में कोमी को कांग्रेचुलेट करते हैं उसके स्कूल के पहले दिन को लेकर, और ये उम्मीद करते हैं कि जरूर अच्छा ही गुजरा होगा। यहाँ कोमी जब घर पहुंचती है तो वो अपने डेड पेरेंट्स के सामने जाकर उन्हें ग्रेट करती है, ये कहते हुए कि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा करा टीचर बनने का। जब उनमें से एक बंदा कोमी से पूछता है कि उसके स्कूल का पहला दिन कैसे गुजरा, तो कोमी बताती है कि इतना कुछ खास भी नहीं था और बच्चों ने उसे टिन का डब्बा बोला। इस बात को सुनकर वो बंदा उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी चाकू को बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे याकुजा ग्रुप के लीडर की बेइज्जती करते हुए, क्या आपने उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। कोमी उस जगह में से शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे पहले ही दिन स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। तभी उस जगह में हम देखते हैं कि कोमी के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी पोती के ऊपर यकीन करता हूँ, उसने जो भी करा होगा सही करा होगा। कोमी भी उस जगह में उनसे कहती है कि
हाँ, मैं भले ही टीचर बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फैमिली के याकुजा होने की जिम्मेदारी भूल जाऊँ। मैं दोनों को एक साथ संभाल सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके ग्रैंडफादर अपनी पोती को इमेजिन करने लगते हैं उनकी फैमिली की इकलौती याकुजा हायर। वेल फाइनली उसके दादाजी का अलविदा कहने का टाइम आ चुका था और जब वो उस जगह से जा रहा होता तो उनके साथ जो कंपनी देने के लिए एक हैंडसम बंदा आया होता है, उसका नाम शिरो होता है, जो कि जाने से पहले कोमी को गुड लक कहता है। हम कोमी के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर उसे वो बंदा कितना पसंद आया। और उन लोगों के उस जगह से जाने के बाद जब कोमी पीछे मुड़ती है तो उस जगह में उसके बंदे उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे वो शीनो को देखकर ब्लश कर रही थी, यानी कि उनके लीडर के दिल में भी लड्डू फूटा। उनकी ऐसी हरकतों पर क्यूमी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उन्हें अच्छे से धो देती है। अगले दिन क्यूमी स्कूल में वापस से जब क्लास की तरफ बढ़ रही होती है तो उसे रास्ते में क्यूरो दिखाई देता है, जिससे कि दो बंदे उस जगह में धमकी देते हुए चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वो स्कूल खत्म होने के बाद उसे स्कूल के जिम के पास मिले। कोमी उस जगह में पहुंचकर जब क्यूरो से उससे बात पूछती है तो क्यूरो उस जगह में बात छुपाते हुए भाग जाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं। वेल फाइनली जब कोमी क्लास में पहुंचती है तो वो देखती है कि आज स्टूडेंट्स ने उसे कुछ नया नाम दिया है, लेकिन उसे वो नाम पसंद आता है। वेल जब वो टीचर स्टाफ रूम में बैठी होती है बाकी टीचर्स के साथ, तो उस जगह में फूजिया नोटिस करती है कि उसके स्टूडेंट के चेहरे पर काफी सारे निशान है और जब वो उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो स्टूडेंट भी उस जगह में बात छुपा रहा होता है। तो वो सबके सब टीचर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इन स्टूडेंट्स को कौन बुली कर रहा है, वो भी उनके रहते हुए। तो उनमें से एक टीचर कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, मुझे लगता है इन सबके पीछे इस स्कूल के पास जो स्टूडेंट का हाथ है, यानी कि बीजल का। वो इस जगह से चले तो गया लेकिन अभी भी वो अपने आप को यहाँ का दादा समझता है। कोमी उस जगह में जब बीजल के नाम को सुनती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही नाम है जिस बंदे ने क्यूरो को भी धमकी दी थी। तो उसे लगता है कि शायद क्यूरो की जान खतरे में है और वो उस जगह से निकल पड़ते हैं क्यूरो को बचाने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम स्कूल के जिम के बाहर उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि क्यूरो को कूट रहे होते हैं कुत्ते की तरह। वहाँ पर बीजल भी होता है जो कि उनसे कहता है कि जब से मैं गया हूँ मुझे लगता है कि इस स्कूल के जूनियर्स कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। लगता है वो भूल गए कि मैं इस जगह में कभी सबसे बड़ा गुंडा हुआ करता था। वो उस जगह में क्यूरो को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी जगह में उनकी नजर कोमी के ऊपर जाती है जो कि कुछ बॉल्स को ले जा रही होती है और वो एक्सीडेंटली या फिर जानबूझ के उनके सामने गिर जाती है। क्यूरो उस जगह में कोमी को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी बीजल कोमी को पकड़ लेता है और जब क्यूरो उसे बचाने की कोशिश करता है तो बीजल का एक बंदा आकर उसके सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। मीनवाइल जब दूसरी तरफ शिन को इस बारे में मालूम पड़ता है कि क्यूरो यानी कि उसके साथी के ऊपर बीजल अटैक कर रहा है तो बिना देरी न करते हुए स्कूल की तरफ भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम कोमी को देखते हैं जिन्होंने की बीजल और उसके बंदों का चटनी बना चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थी तो याकुजा की मेंबर से। अब जैसा कि क्यूरो उस जगह में बेहोशी के हालत में था तो उस जगह में उसकी पावर्स के बारे में किसी को भी मालूम नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि जिन बंदों को उसने पीटा है वो तो खुद भी मुंह खोलने के लायक नहीं बचे। कुछ देर बाद शिन जब अपने बाकी दोस्तों के साथ उस जगह में पहुंचता है तो वो क्यूरो को जिम के बाहर दिखता है बेहोशी के हालत। क्यूरो को उस जगह में जब होश आता है तो उठते ही सबसे पहले कोमी के बारे में पूछने लगता है, कहीं उसकी वजह से बीजल ने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया। अब जब वो लोग उस जगह में आसपास दिखते हैं तो उन्हें बीजल और उसके साथ ही साइड में पड़े हुए दिखते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। शिन को उस जगह में यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ जरूर क्यूमी का ही काम होगा, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसकी बातों पर यकीन करने के लिए साफ इनकार करते थे। तभी उस जगह में बॉम्ब पे आ जाता है और उन लड़कों को लगता है कि ये काम जरूर इस कुत्ते का होगा, लेकिन शिन अभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ घर में हम कोमी को देखते हैं जो कि अपने याकुजा के मेंबर्स को ट्रेनिंग पे लगा देती है और हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग भी कितनी ज्यादा हार्ड है। उसकी ट्रेनिंग में थोड़ी सी भी मर्जी नहीं है उन लोगों के लिए और इस दुख भरी कहानी को उसका डॉग हमें बता रहा होता है। वेल अगले दिन स्कूल में हम शिन और उन बाकी लड़कों को देखते हैं जो कि कल के इंसिडेंट के बारे में याद कर रहे होते हैं और वो शिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि यूमी कोई भी पावरफुल लड़की नहीं बल्कि वो तो एक डम टीचर है। हम कह रहे हैं ना ये सब कुछ जरूर उस कुत्ते का काम होगा, लेकिन शिन उस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों के ऊपर कल कोई भी काटने के निशान तो मौजूद ही नहीं थे। तभी अचानक से क्लास में दो लड़के आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखते हुए क्लास के स्टूडेंट्स यूमी को बुलाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन यूमी तो वहीं पर ही बैठकर फाइट को एंजॉय कर रही थी। जिनमें से एक बंदा शिनोमुरा को उस जगह में गिरा देता है। शिनोमुरा गुस्से में आकर अपनी जेब से एक चाकू निकाल देता है, लेकिन इससे पहले इकुमी उस फाइट को रोक देती है। शिनोमुरा का हाथ इतने जोर से दबाती है जिससे कि उसके हाथ से वो नाइफ खुद ही छूट जाता है और यहाँ इस चीज को भी शिन नोटिस कर रहा होता है। जब कोमी क्लास में पढ़ा रही होती है तो उसी वक्त शिन वहाँ पे क्यूरो से कहता है कि तुम जाओ और जाकर उसे मारो, मुझे मालूम है कि जरूर वो तुम्हारे अटैक करने से पहले ही तुम्हारा हाथ रोक लेगी। अब शिन का ऑर्डर था तो क्यूरो कैसे नहीं मानता, क्योंकि वो क्लास का लीडर जो है। अब वो जैसी कोमी के पास पहुंचकर उसके सर पे मारता है तो कोमी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती और अब जैसे
जैसा कि प्लान फेल हो चुका था तो शिन उस जगह में कुरो के साथ बाहर जाने लगता है। कोमी उस जगह में उनसे पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसी वक्त वो वापस से अपनी टीचर वाली पर्सनालिटीज में आकर शिन से कहती है कि तुम लोग इस वक्त नहीं जा सकते हो क्योंकि कल तुम लोगों का टेस्ट है और इस चीज को चेक करने के लिए स्कूल काउंसिल भी आएगी, जिस चीज पर वो सबके सब इग्नोर करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है हमारे मार्क्स की तो तुम हमें क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दी थी। कोमी उनसे कहती कि ये तो वो नहीं कर सकती। अगले दिन जब वो वापस से स्कूल में आती है तो वो काफी ज्यादा नर्वस थी स्कूल काउंसिलर से मिलने के लिए, क्योंकि उसे अपनी पूरी क्लास के ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन था कि वो नल्ले कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। यहाँ जब वो अपनी क्लास के गेट के सामने पहुंचती है, लंबी सी सांस लेती है, उसी वक्त वहाँ पर प्रिंसिपल आकर कोमी को मोटिवेट करते हैं कि वो कर लेगी। और जब वो फाइनली क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो उस प्रिंसिपल को खींचती है और उससे पूछती है कि क्या उसे 10 मिनट और मिल सकता है, तब तक वो स्टूडेंट काउंसिल के लोगों को भटका के रखे। यहाँ हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि फोन में एक बंदे से बात कर रहा होता है और कहता है कि आपका काम हो जाएगा, ये स्कूल कभी भी अपनी ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। यहाँ हम कोमी को देखते हैं जैसे कि फाइनली अपनी पूरी की पूरी क्लास मिल जाती है, जो कि असल में छत में मौज कर रहे होता है, वो भी शिन के ऑर्डर पे। कोमी उन सबको ऑर्डर देती है कि चुपचाप अभी 2 सेकंड के अंदर अंदर क्लासरूम में पहुंचो, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिलता। तो इसके बाद कोमी शिन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि उसे क्या चाहिए। शिन उससे कहता है कि हम तुम्हारी बात मानने के लिए एग्री हो जाएंगे अगर तुम मेरे साथ ड्यूल करने के लिए तैयार हो जाओगी तो। अब जैसा कि क्यूमी के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था तो वो इस जगह में शिन के साथ एग्री हो जाती है 1 वर्सेस 1 मैच करने के लिए, वो भी स्कूल के बाद रिवर साइड के किनारे। यहाँ हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि क्लास डी में सारे स्टूडेंट काउंसिल्स के टीचर्स को लेकर पहुंच जाता है और जैसे ही वो बड़े खुशी होकर दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि क्लास में सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, जिस पर कि वाइस प्रेसिडेंट का सपना टूट जाता है। और यहाँ प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और क्यूमी को शाबाशी देता है। इन सब चीज के बाद हम देखते हैं कि क्यूमी काफी ज्यादा थक जाती है और अब स्टाफ रूम में बैठकर शिन के बारे में सोचने लगती है। उसने शिन को ड्यूल के लिए चैलेंज तो कर लिया, लेकिन आखिर वो उसे किस तरीके से हराए। उसे एक टीचर के जरिए मालूम पड़ता है कि शिन बड़ा ही शांत लड़का है, लेकिन हाँ वो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है। इवन कितना गुंडागर्दी करने के बावजूद भी उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ वो कोमी को एक और बात बताता है कि जब वो जूनियर हाई स्कूल में था तो उसने एक टीचर को पंच मार दिया था और तब से टीचर्स की भी उससे फटती है। कोमी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर कोई टीचर को कैसे मार सकता है। वेल तो उसी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे कोमी का वेट कर रहा होता है और यहाँ उसके दोस्त जो कि फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर शिन उसने क्लास टीचर के साथ क्यों लड़ना चाहता है जो कि उसके लेवल की भी नहीं है। तभी वो दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन शिन ने अपने दोस्त के लिए टीचर को मारा था, क्योंकि वो टीचर उस स्टूडेंट की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करा था जबकि उसने तो कोई चोरी कर ही नहीं थी। अब इस स्टोरी को सुनकर कोमी उस जगह में काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि वाकई में शिन अच्छा बच्चा है। उसे अचानक से अपने बगल में बैठा हुआ देखकर उन तीनों के तीनों दोस्तों की फट जाती है। इसके बाद क्यूमी जो कि नीचे उतरकर शिन के पास पहुंच जाती है, जहां शिन उससे कहता है कि जानना चाहती हूँ मैंने तुम्हें ड्यूल के लिए क्यों चैलेंज करा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल टीचर तो हो ही नहीं, बल्कि मैं ये बात साबित कर दूंगा। क्यूमी उससे कहते हैं कि तुम कितने बचकाने हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छी सी डेल दूं लड़ाई करने के अलावा, क्यों ना मैं तुम्हारा एडमिशन सिंगिंग क्लास में करा दो जहाँ हॉट फुजिया तुम्हारी क्लासेस लेगी। लेकिन शिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। उससे अब गुस्सा आने लगता है और उससे कहता है कि वो बस यहाँ पर उससे लड़ना चाहता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस मैन आकर उन सबको रोकने लगता है, ये कहते हुए कि वो लड़ नहीं सकते यहाँ पे। अब उस पुलिस ऑफिसर को देखकर वो सभी के सभी उस जगह से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम घर में कोमी को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के बच्चों का आंसर शीट चेक कर रही होती है, लेकिन इस वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उसके नालायक क्लास को तो अपना नाम लिखना भी नहीं आता। इवन की आधे बच्चों ने आंसर शीट में ड्राइंग बनाई हुई थी। यहाँ हमें तो नाइट क्लब में कुछ लेडीज को देखते हैं जिसके साथ कुछ आदमी बदतमीजी कर रहे होते हैं, इवन की वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं। जब उनमें से एक लेडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो बंदे उस लेडी को धक्का दे देते हैं। उस लेडी का नाम सायोरी होता है। उस बंदे के धक्का देने की वजह से उसके गाल पर इंजरी हो जाती है, जिस पर गुस्से में आकर वो भी उस बंदे को धक्का दे देती है। तो वो बंदा गुस्से में आकर उसके सर में बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर यूमी आकर उस आदमी को रोक कर उसकी हड्डियां तोड़ देती है। इसके बाद वो सबके सब लेडीज साथ में बैठकर आपस में बातें करने लगती है, जहाँ सायोरी कोमी को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर वो आज नहीं होती तो शायद वो आदमी उसे मार देता। यहाँ उनकी बातचीत से कोमी को मालूम पड़ता है कि
सायोरी असल में इस नाइट क्लब को चलाती है, लेकिन जल्द ही ये भी बंद होने वाला है और सायोरी का सिर्फ एक नालायक बेटा है जिसे कि वो खुद ही पालती है। कोमी नोटिस करती है कि सायोरी का चेहरा उसने कहीं पहले भी देखा है, लेकिन इसके बाद वो उन्हें बाय कहते हुए चले जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में आती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा थी, सिर्फ और सिर्फ शिन को छोड़कर, क्योंकि उसी ने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाके पास हुआ था। बाकी पूरी क्लास को अंडा मिला हुआ है। कोमी उन स्टूडेंट से कहती है कि जिन जिन बच्चों के अंडा आया हुआ है वो स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए आएंगे, लेकिन उसकी बात को सुनकर वो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है। खास करके तो यूजी, जो कि उससे कहता है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या वाकई में एक लेबर की जॉब ढूंढने के लिए भी मुझे मैथ सीखना जरूरी है। जिस पर कोमी उससे कहते कि तुम्हें लगता है तुम बिना मैथ के घर बना लोगे, जबकि तुम्हें तो एक ढंग से सर्कल बनाना भी नहीं आता। तो गुस्से में आकर यूजी उस जगह में उससे कहता है कि ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मैं गैंगस्टर बन जाऊंगा। उसकी बातों पर कोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें लगता है गैंगस्टर भी तुम जैसे बंदे को एक्सेप्ट करेंगे जो कि अपने पेपर में दूसरे का नाम लिख दिया था। और वो उस जगह में गुस्से में आकर उसे धमकाने लगती है कि आखिर उसे गैंगस्टर का असली मतलब पता ही क्या है। कोमी के ऐसे रूप को देखकर पूरी की पूरी क्लास की उस जगह में फट जाती है और जब ये बात उसे मालूम पड़ती है तो वापस से वो अपनी नॉर्मल वाले सेल्फ में आ जाती है और वहाँ पर नॉर्मली बिहेव करने लगती है और वहाँ से चले जाती है। यहाँ हम शिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने रिजल्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ देते हैं आगे। इसका मतलब कि अब वो लोग पास है और उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ स्टाफ रूम में कोमी जब अपनी एक्स्ट्रा क्लास के आइडिया के बारे में बाकी टीचर्स को बताती है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जब ये बात वाइस प्रेसिडेंट को मालूम पड़ती है तो वो कोमी से कहता है कि तुम्हें लगता है वो नल्ले जिनसे डेली की स्कूल क्लासेस ज्वाइन नहीं होती वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे स्कूल खत्म होता है वो सबके सब स्टूडेंट स्कूल से 9-11 हो जाते हैं। इवन कि शिन और उसके दोस्त भी जाने लगते हैं, ये सोचते हुए कि उनकी टीचर कितनी ज्यादा बेवकूफ है कि वो अभी भी उन लोगों का वेट कर रही है। टाइम खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कोमी भी नीचे जाने लगती है क्योंकि उसने तो अपनी ड्यूटी निभाई थी, अब उसकी क्या गलती बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है उसे हॉलवे में सायोरी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि सायोरी भी उसे पहचान लेती है और इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ बोल पाती बाकी स्टूडेंट्स के सामने, कोमी मुंह बंद कर देती है उछलते हुए और उसे अपने साथ ले जाती है। जब इस चीज को बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो सबके सब भागते हुए कुरो को ये बात इन्फॉर्म करते हैं कि कोमी ने तुम्हारी मॉम के ऊपर अटैक करा। तो वो सबके सब स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ सायोरी उससे कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे बेटे की क्लास टीचर हो। तो कोमी उस जगह में हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं तब से सोच रही थी कि तुम्हारी शक्ल जरूर किसी ना किसी से मिलती है। और जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुरो शिन के साथ और अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है और क्यूमी के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मॉम को हर्ट करने की। यानी कि उन लोगों को वहाँ पर गलत फहमी हो गई थी। सायोरी अपने बेटे कुरो को पीटती है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अपनी क्लास टीचर से बात करने की, तुम जानते भी हो कुमी कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, इवन कि उसने तुम्हारी मॉम की यानी कि मेरी जान बचाई थी। और वो उसे बताने लगती है कि कैसे उस रात एक आदमी उसे मारने ही वाला था। कुरो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि कुमी ऐसा कर सकती है, लेकिन शिन को मालूम था उसने जरूर करा होगा। अगले दिन वापस से स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कोमी वेट कर रही होती है अपने स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा क्लास में बैठकर। तभी उसी वक्त वहाँ पर शिन पहुंच जाता है जिसे देखकर कोमी काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि वो यानी कि शिन इस जगह में आएगा। शिन उससे कहता है कि उसके एक्स्ट्रा क्लास कौन पढ़ना चाहता है, मैं यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं आया हूँ, बस तुम्हें बताने आया हूँ कि कोई भी पढ़ने नहीं आ रहा, तो तुम फालतू में यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हो। कोमी कहती है कि मेरी ड्यूटी बस इतनी है मैं अपने स्टूडेंट्स का इंतजार करूँ, अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कि कोमी की एक्स्ट्रा क्लास को कोई ज्वाइन करने नहीं आता सिवाय कुरो के अलावा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे काफी ज्यादा कूटा गया है। उसके क्लास के लड़के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, इवन कि उसके दोस्त भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम वाकई में एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो। कुरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो तो मेरी मॉम ने मुझे काफी ज्यादा कूटा है क्योंकि वो चाहती है कि मैं कोमी की एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करूं। जिस पर कि उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से डरते हो। कुरो कहता है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये सब कुछ कोमी के लिए कर रहा हूँ, उसने मेरी मॉम की जान बचाई थी और मेरी मॉम चाहती है तो आखिर मैं उनकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर कुरो के दोस्त उस जगह में उससे कहते हैं कि तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा क्लास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहाँ पर शिन इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था, इसलिए वो ट्रियो एक्स्ट्रा क्लास में पहुंच जाते हैं और कोमी
ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। कुमी जब पढ़ाने के बाद वापस से उन लोगों का टेस्ट लेती है तो इस बार उन्होंने वापस से आंसर शीट में पकोड़े बनाए हुए थे। अब हम एक रात का सीन देखते हैं जब हम कोमी के एक बंदे को देखते हैं। वो जब पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकला होता है, उसका नाम मिनोरा होता है और वो कोमी के डॉग के साथ होता है। उसी वक्त उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ घर में जब ये बात कोमी को मालूम पड़ती है कि उसके बंदों को पुलिस ऑफिसर ने कस्टडी में ले लिया है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और वो अपने बंदों को छुड़ाने के लिए चले जाती है। लेकिन वो रास्ते में देखते कि मिनोरा जिसे की बेल मिल चुकी थी और कोमी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये काम शीरो का है। शीरो यानी कि वही बंदा जो कि उसका क्रश है। इस बात को सुनकर वो उसे जाकर थैंक्स करती है और उसे खुद पहाड़ तक छोड़ने जाती है, जिस चीज को देखकर कोमी के लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं और कोमी उनको बहुत ही ज्यादा कूटती है। अगले दिन जब कोमी स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि स्कूल की पूरी दीवारों में एक तरह के चोर का पोस्टर लगा हुआ था और सबसे ज्यादा पोस्टर्स तो सिर्फ उनके स्कूल में लगे हुए थे, जिसे देखकर फूजिया कोमी से कहते हैं कि मुझे लगता है पुलिस ऑफिसर का पूरा शक हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर है कि पक्का वो वांटेड चोर यहीं से होगा। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे तो लगता ही है, वैसे भी क्या हमारे स्कूल में चोरों की कोई कमी है, होगा पक्का तुम्हारी क्लास में से कोई एक। तभी अचानक से वहाँ पर डिटेक्टिव हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, जो कि कुछ बात को डिस्कस करता है। अब उस डिटेक्टिव के जाने के बाद प्रिंसिपल बाकी लोगों को बताता है कि हमें कुछ भी करके उस चोर को ढूंढना ही होगा जो कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में से एक है। कल रात उसने एक बंदे का पर्स चुराया था, इस दौरान उसने उसे अटैक करा था उसके सर के ऊपर, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा घायल है। कोमी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती कि उनके स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया होगा, वो भी किसी को मारने जितना। उसकी बातों पर पूरे के पूरे टीचर्स एग्री थे, सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर। वेल, कोमी जब अपनी क्लास में पहुंचती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर वो चोर हो कौन सकता है, तभी अचानक से वो अपनी स्टूडेंट यानी कि नोडा के हाथ में एक लड़की का पर्स देखता है और वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ उस पर्स को लेकर बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर कोमी को लगता है कि कहीं वो चोर नोडा ही तो नहीं है। और इसके बाद उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार में पटक देती है, उससे ये पूछते हुए कि तुम्हारे पास ये पर्स कहाँ से आया, जिस पर नोडा कहता है कि ये पर्स तो मेरी बहन का है, उसने गलती से मेरे बैग में रख दिया होगा। जिस बात पर कोमी काफी ज्यादा शॉक होती है। बाकी स्टूडेंट्स को जब ये बात मालूम पड़ती है कि कोमी नोडा के ऊपर शक कर रही है कि कहीं वही तो वो चोर नहीं है, तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कोमी भी बाकी टीचरों की तरह ही उनके ऊपर शक खा रही है। जिस बात को सुनकर कोमी उन सबसे माफी मांगती है। अब शाम के टाइम पर हम उन चारों दोस्तों को देखते हैं जो कि छत में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो चोर बिल्कुल नोडा की तरह ही कैसा दिखता है और शायद इसी वजह से हर कोई टीचर आकर उसकी ले रहा है। हमें कुछ भी करके उस असली चोर को पकड़ना होगा। शाम के टाइम पर वो लड़के साथ में इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस जगह में नोडा को पकड़ लेता है बिना उनकी सफाई सुने। इस बात को देखकर उसका दोस्त डायरेक्ट उस जगह में कोमी और शिन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि उनके दोस्त और नोडा को पकड़ लिया गया है, जिस बात पर वो बिना देरी न करे हुए वहाँ पर भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। कोमी उससे कहती है कि आखिर अब तुमने कौन सी गड़बड़ी करी, तो हारू बताता है कि हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम खुद से उस चोर को पकड़े, क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने नोडा को गलत समझ लिया। अब कोमी उस जगह में अपने स्टूडेंट्स को ऐसे तो नहीं जाने देती, वो वहाँ पर ऑफिसर से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की, लेकिन वो उसकी बातों पर एग्री नहीं होता। अब इसकी बात कोमी जो कि डिटेक्टिव से बात करने जाती है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उन्हीं स्टूडेंट्स ने चोरी करी थी, क्या पता उनके फेस में कोई और रहा होगा। और अब जैसा कि वाकई में डिटेक्टिव के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, तो कोमी उस जगह जीत जाती है और नोडा और उसके दोस्त को छोड़ दिया जाता है। अब स्टेशन के बाहर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी भागते भागते पहुंच जाता है और उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की इमेज खराब हो गई। चलो ये तो है ही कमीने, पर तुम तो टीचर हो, तुम्हें तो समझाना चाहिए था। कोमी उस जगह में कहती है कि मैं टीचर हूँ, इसीलिए मैं सही और गलत की पहचान कर सकती हूँ और इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स गलत नहीं है, तो आखिर मैं उनका साथ क्यों नहीं दूं। और दूसरी बात स्कूल की इमेज की, तो वो ऑलरेडी खराब है और अगर तुम चाहते हो कि और भी खराब ना हो तो तुम अपना मुंह बंद करना। लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट कोमी से कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब हमारे स्कूल की इमेज तभी बनेगी जब मैं इन सारे गुंडों को सस्पेंड कर दूंगा। इस बात पर कोमी उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं ना, बट मैं प्रूफ दे सकती हूँ, मैं ये बात साबित कर लूंगी कि उसके स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं करा। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोल पाता, बट वहाँ से चले जाता है गुस्से में। उसके जाने के बाद वो स्टूडेंट्स कोमी से कहते हैं कि वो क्या करना चाहती है। उसने बोल तो दिया, बट अब वो करेगी क्या? कोमी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। और अब हम अगले सीन में उन सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस
डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोमी किस प्लान के बारे में बात कर रही थी कि उसी वक्त उस जगह में कोमी भी पहुंच जाती है जिसने कि अपना फेस बदला हुआ था। अब उसे देखकर वो लोग उस जगह में काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तो कोमी उसे बताती है कि असल में वो एक नॉर्मल लेडी की तरह बिहेव करे और उसने जो पर्स खरीदा है वो भी काफी ज्यादा महंगा और ब्रांडेड है, जिसे देखकर चोर उसके पास जरूर आएगा। तुम लोग पीछे से बैकअप के लिए खड़े रहना और जैसे ही चोर आए तुम उन्हें पकड़ लेना। अब जिस पे कि सब के सब लड़के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ कोमी जो कि एक सुनसान गली के रास्ते जाने लगती है, लेकिन वो लड़के उस जगह में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब वो कूरो को खाना लाते हुए देखते हैं और वो सब के सब वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तो उसी तरफ हम कोमी को देखते हैं जिसकी नजर आगे जाती है जहाँ एक चोर लेडी का पर्स छीन रहा होता है, जिसे देखकर कोमी उस जगह में नल्लों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आता, जिसे देखकर कोमी खुद ही उस चोर के ऊपर अटैक कर देती है और उसे ही जमीन में गिरा देती है। अब कोमी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर फाइनली वो लड़के वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। और जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो तो एक बूढ़ा था, यानी कि उनके स्कूल का तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन स्कूल में भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि चोर पकड़ा गया और वो उनके स्कूल का नहीं था। स्कूल में काम करते हुए दौरान कोमी को मालूम पड़ता है कि उसके दादाजी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिस पर कि कोमी भागते भागते हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर शीरो दिखाई देता है। कोमी को उस जगह में इतनी टेंशन में देखकर शीरो उसे समझाने की और दिलासा देता है कि उसके ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तभी उसी वक्त उसके दादाजी को होश भी आ जाता है। यहाँ वो अपनी पोती से कहता है और उन बाकी लोगों से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे क्लैन के ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि हमारे क्लैन के रिश्तों को दूसरे क्लैन के साथ किसी तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे क्लैन के मेंबर्स के ऊपर अटैक किया गया था, वो भी ककीटा ग्रुप की तरफ से। शाम के टाइम पर हम मिनोरो और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपने बॉस यानी कोमी के दादाजी की रिकवरी को लेकर उस जगह में पार्टी कर रहे होते हैं। जिस वक्त वो वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं तभी उनके सामने बेजल आकर खड़ा हो जाता है और एक अजीब से स्माइल देता है। यहाँ स्कूल में हम शिन को देखते हैं जो कि कोमी को बेजल को लेकर बात करता है कि वो वापस आ गया, उसने एक दूसरे ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। मुझे लगता है कि शायद वो बदले के लिए आया है और वो तुमसे बदला जरूर लेगा, इसलिए वो उस जगह में कोमी को अलर्ट कराता है। यहाँ घर में कोमी जब अपने बाकी लोगों से बातचीत करती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके रिश्ते कोई ककीटा क्लैन के साथ खराब करना चाहता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ग्रुप में से कोई बंदा रहा होगा। और इसके बाद वो लोग उस जगह में एक पेंडेंट रख देते हैं और एक बैच रख देते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं के ग्रुप के लोगों में से किसी एक का है। जब उस जगह में मिनोरो और उसका दोस्त पहुंचता है तो मिनोरो उस पैच और पेंडेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो तो उसका था। अब इस बात पर कोमी का एक बंदा आकर उन दोनों का गला पकड़ देता है, ये कहते हुए कि तुम सच से बताओ तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो हमारे अगेंस्ट। जिस बात पर मिनोरो कहता है कि कुछ भी नहीं, हमें सच में नहीं मालूम कि आखिर ये लॉकेट वहाँ पर कैसे मिला तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद तब खो गया होगा जब हम कल रात काफी ज्यादा नशे में थे। अब उसकी बातों पर उन लोगों को यकीन हो जाता है, लेकिन अभी भी वो दोनों के दोनों सस्पेक्ट में थे। यहाँ वो सबके सब डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो कैसे ककोटा क्लैन के साथ अपने रिश्तों को ठीक करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कोमी ले लेती है, ये कहते हुए कि वो खुद जाकर वहाँ पर उन लोगों से बात करेगी। तो पहले तो वो लोग इस चीज के लिए एग्री नहीं होते, लेकिन अब अपनी दादाजी के बाद कोमी उस जगह में हेड थी तो वो लोग तैयार हो जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर वाकई में मिनोरो और उसके दोस्त ने कुछ गड़बड़ करी है तो तुम उसे भी अपने साथ ले जाओ, और अगर ककाटा ग्रुप हमारे साथ वापस से रिश्ते जोड़ने के लिए एग्री नहीं होगा तो इन दोनों को उनके हवाले कर देना। जिसपे कि वो दोनों के दोनों ही उस जगह में उनकी फट चुकी थी और वो याद करने लगते कि उनके ऊपर कौन कौन से टॉर्चर होंगे वहाँ। थोड़ी देर बाद जब वो सबके सब उस जगह में कोमी का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, कि तभी उसी वक्त कोमी भी उस जगह में पहुंच जाती है, लेकिन अपने नए रूप के साथ, जहाँ पर कि उसने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए थे और वो बिल्कुल एक लेडी की तरह लग रही थी, जिसे देखकर वो लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं, खास करके तो मिनोरो और उसका दोस्त, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कोमी को एक लेडी के रूप में नहीं देखा। इस बात पर कोमी खींच के उन लोगों को लात मार देती है, जिसपे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इन दोनों को साथ ले जाना चाहिए, मैं खुद ही वहाँ पर मैटर सॉल्व कर दूंगी। यहाँ रास्ते के दौरान हम कोमी के एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम कियो, और असल में कियो कोमी के साथ बचपन से और उसने उसे बड़ा भी करा है। वो इस दिन को याद करने लगता है जब कोमी काफी ज्यादा छोटी थी और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने याकुजा फैमिली को चूज करा था। वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा समझदार थी, लड़की होने के बावजूद भी उसके अंदर काबिलियत थी याकुजा का हायर बनने की, और अब जैसे कि वो बड़ी और एक लड़की हो चुकी है समझदार, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम कोमी के घर में मिनोरो
मिनोरू और उसके दोस्त को देखते हैं जब उन्हें होश आता है और इन्हें ये बात मालूम पड़ती है कि कोमी ने उन्हें माफ कर चुका है, इवन कि वो उन दोनों को अपने साथ उन्हें नहीं ले गई ककाटा ग्रुप के हाथों सौंपने के लिए। तो वो वहाँ पर रोने लगते हैं इमोशनल होकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी जब वो दोनों के दोनों छोटे थे और उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, इवन कि जब उन्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं था, उस वक्त कोमी ने उनकी मदद करी थी और उन्हें याकुजा फैमिली में रख लिया था और उन्हें एक अच्छा गैंगस्टर बनाया, ना कि बुरा। तो उसी तरफ हम रात के टाइम पर शिन और उन दोस्तों को देखते हैं जो कि ककाटा ग्रुप के घर के बाहर ही घूम रहे होते हैं। और जब वो लोग उसी रास्ते से घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से कोमी भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे उस जगह में देखकर वो लोग नहीं पहचान पाते सिवाय शिन के, जो कि उसे घूर रहा था। इसके बाद कोमी उस जगह में बिना कुछ बोले अंदर चले जाती है अपनी मीटिंग के लिए। यहाँ बाहर वो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें मालूम है ये लेडी याकुजास की लीडर है। यहाँ अंदर मीटिंग में हम देखते हैं जहाँ पे कि कोमी काकाटा क्लैन के साथ बातचीत करती है और अपने क्लैन के रिश्ते सुधारने की, जहाँ वो उन लोगों से माफी मांगती है कि उन्हें नहीं मालूम आखिर कौन उनके यहाँ के बंदे कहकर आपके बंदे के ऊपर अटैक करे। मुझे लगता है कि किसी तरीके की गलत फहमी है और कोई और चाहता है कि हमारे बीच के रिश्ते खराब हो जाए। और अगर वाकई में आप लोगों को लग रहा है कि हम में से किसी ने कोई भी गलती करी है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद हम देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है उस जगह में हंसने लगता है और वो कहता है कि हमें मालूम है, और वैसे भी ककाटा क्लैन के जो रिश्ते हैं तुम्हारे क्लैन के साथ वो तो सदियों से हैं, आखिर एक छोटी सी गलती की वजह से ये रिश्ते कैसे टूट सकते हैं। वो उस जगह में कोमी की भी तारीफ करते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोमी मीटिंग खत्म होने के बाद जब वहाँ से बाहर वापस आ रही होती है कि वो जो होता है वो कोमी को बताता है कि असल में वो गुंडे जिन्होंने की अटैक करा था, इन सब के पीछे नोकोमो ग्रुप का हाथ है, जो कि हमारा नाम इस्तेमाल करके बाकी क्लैंस के ऊपर अटैक कर रहा है और फालतू के पंगे करवा रहा है। नोकोमो क्लैन का नाम सुनकर हम देखते हैं कि कोमी उस जगह में उसे याद आता है कि शिन ने भी इस ग्रुप के बारे में उसे बताया था। अब यहाँ चलते चलते हम देखते हैं कि जब वो लोग अपने घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर मिनोरू और उसका दोस्त आकर कोमी के पैरों पे गिर जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारे ऊपर यकीन करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि शिरो भी पहुंच जाता है, जो कि उस जगह में कोमी को नहीं पहचान पाता उसकी नई लुक में। लेकिन जब उसे ये बात मालूम पड़ती है कि ये कोमी है और कोमी पहली बार भी लेडी के रूप में, तो वो उस जगह में हंसने लगता है और अपने क्रश को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर कोमी को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। अगले दिन स्कूल में हम शिन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को नोटिस करता है, जिसे कि कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं क्योंकि उस लड़के ने उनसे कर्जा लिया हुआ था। शिन को ये बात जब मालूम पड़ती है तो वो उन बंदों को उस जगह में रोकने की कोशिश करता है, जिसपे कि उस लड़के को छोड़ के अब शिन के ऊपर हमला बोल देता है। शिन अकेले ही उस जगह में उन लड़कों के साथ लड़ रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा जाता है मास्क पहना हुआ, जो कि उन पुलिस को ठिकाने लगा देता है और वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन शिन उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम आखिर छुप क्यों रही हो, जबकि मुझे सब कुछ मालूम है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बंदी और कोई नहीं बल्कि यूमी होती है और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि शिन ने उसे मार्क्स में भी पहचान लिया। इस बात को सुनकर वो उस जगह से भागने लगती है, लेकिन आगे जाते ही वो वाइस प्रेसिडेंट से टकरा जाती है, जिस पर कि वाइस प्रेसिडेंट उसके ऊपर शक खाने लगता है कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद हम शिन और कुरो को देखते हैं जो कि स्कूल से घर जा रहे होते हैं स्कूटर में। तभी आगे उन्हें कार दिखाई देती है जो कि याकुजास की थी और उस कार में कोमी बैठी हुई थी और उन्हें समझ में नहीं आता आखिर कोमी याकुजास के साथ उनके क्या रिश्ते हैं। अब इस बात को जानने के लिए वो दोनों के दोनों उस कार का पीछा करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो कार डायरेक्ट हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है, जहाँ कोमी अपने दादाजी को देखती है जो कि अब डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, क्योंकि उसके दादाजी नहीं चाहते कि उनकी पोती अभी से ही क्लैंस और इन सब के झंझट में पड़े। उसका सपना टीचर बनने का था, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी टीचर की जॉब में फोकस करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी लोगों को ये बात मालूम पड़े कि तुम याकुजा की एक मेंबर हो और तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाए। हम रात के टाइम पर देखते हैं कि कोमी और उसके लोग डायरेक्ट घर के सामने आकर रुकते हैं और यहाँ दूसरी तरफ जाके कुरो और शिन उसका पीछा कर रहे थे, वो भी उस घर के बाहर आकर रुक जाते हैं और वो भी कोमी के घर के अंदर जाने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कुरो शिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिन रुकने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोमी का डॉग होता है वो बाहर घूम रहा होता है और वो उन दोनों को उस जगह में पकड़ लेता है और वहाँ पर भौंकने लगता है। तभी उस जगह में एक बंदा आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और अंदर ले आता है बाकी लोगों के पास, जहाँ वो बाकी मेंबर्स उनके ऊपर स्पाइस के रूप से शक खाने लगता है। तो जिस पर कुरो सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। कोमी को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो उस जगह में उन लोगों के सामने आ जाती है और अपने लोगों से कहती है कि बंद करो, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर इससे पहले कि वो लोग कुछ बोलकर और
पुल पट्टी खोलते हैं हम देखते हैं कि क्यों उस जगह में पहुंच जाता है और वो कुमी की असलियत उस जगह में खोलने से रोक देता है और वहाँ पर कुमी को पकड़कर नकली उंगली का मारने लगता है, ये कहते हुए कि हमने उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि उसने हमारे यहाँ से काफी ज्यादा कर्जा लिया है। जिस बात को सुनकर कुरो उस जगह में रोने लगता है, ये कहते हुए कि प्लीज उसे मत मारो। इस बात पर कियो कुमी को छोड़ देता है, ये कहते हुए कि जल्दी निकलो इस जगह से। बाहर जाने के बाद कुरो कुमी से पूछता है कि तुम्हें ऐसे याकुजा मेंबर्स से कर्जा लेने की क्या जरूरत थी। यानी कि कुरो को उस जगह में यकीन हो चुका था कि कुमी के रिश्ते याकुजा के साथ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उस जगह में कर्जे की वजह से आई थी। लेकिन उसकी जाल शिन के ऊपर नहीं चल पाती क्योंकि उसे तो पहले से ही मालूम था और इवन कि उसने उस दिन उसे मीटिंग के बाहर भी पहचान लिया था। अगले दिन हम स्कूल में कुमी को देखते हैं जो कि शिन से मिलती है। शिन उस जगह में कुमी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को किसी भी स्टूडेंट के सामने नहीं आने दूंगा कि तुम याकुजाज की हायर हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त में, जबकि तुम मुझे बता दोगी कि तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो। कुमी उससे कहते कि वैसे तो उसके दो मकसद है। पहला मकसद कि उसके बचपन से पेरेंट्स का सपना था और दूसरा ये कि वो इन गुंडों लड़कों को असली रास्ते पर ले जाए। इस बात पर शिन एग्री हो जाता है, उस जगह से चले जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सीक्रेट ही रहेगा। और वो उससे ये भी कहता है कि वैसे भी तुम्हारे बिना ये स्कूल बोरिंग है